हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपके लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हम जो है एक यूट्यूब पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बैच 2023 हम लेके आए हैं और इसकी जो क्लासेस होंगी सारी की सारी कैसी होंगी, फ्री होंगी। आपने देखा होगा कि पूरे यूट्यूब पर कोई भी ऐसा कोई टीचर नहीं है जिसने दिल्ली पुलिस के जीएस की जो क्लासेस हैं वो आपको फ्री डाल रखी हैं। अगर कोई पढ़ाता भी है तो वो किससे पढ़ाता होगा, ऑप्शंस वाइज पढ़ाता है। ठीक है, जो हमें एक बार तो याद हो जाएगा बट बाकी हम चीज़ें याद नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो हम इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, हम इसको फ्री पढ़ाने वाले हैं। ये आपके लिए बड़ा सरप्राइज़ है। ठीक, और इस चीज़ को हम कैसे पढ़ेंगे, क्या इसमें खास है, इस चीज़ के हम बारे में जानेंगे। सबसे पहले, अगर मेरा नाम शुभम चौधरी है, अगर सीपीसी एकेडमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बड़ा ही गोल्डन चांस आपका होगा। तो हम करते हैं स्टार्ट आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि क्या क्या हमें इस चीज़ में आपका पढ़ना है और क्या क्या चीज़ों को हम कवर करेंगे। सबसे पहली चीज़, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है कि आप सबको पता है कि हमारा जो पेपर है वो नवंबर में होना है। नवंबर में होना है और आपके पास कितने दिन होंगे लगभग, तो आप बोलोगे जी हमारे पास जो है वो 120 दिन होंगे। ये बात मैं अभी बता रहा हूँ बट आज पहली क्लास है इसलिए हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से स्ट्रेटजी के साथ साथ हम किस तरह से दिल्ली कांस्टेबल का बैच हम करने वाले हैं। ठीक, तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि हम जो है मैथ्स कर लेते हैं, रीजनिंग कर लेते हैं, ठीक, और कंप्यूटर भी कर लेंगे, लेकिन एक सब्जेक्ट होता है जीएस, जनरल अवेयरनेस। जीएस में क्या होता है, मोस्टली बच्चा ये समझ नहीं पाता क्योंकि दिल्ली पुलिस में जो जीएस का सब्जेक्ट है ओवरऑल वो कितने नंबर का है, 50। तो किसी बच्चे के 10 नंबर आते हैं, किसी के 15 आते हैं, बट उसको समझ में नहीं आता कि उसको तैयारी करें तो करें कहाँ से। ठीक, दूसरी चीज़, मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व करी कि जो भी टीचर अगर यूट्यूब पे कोई पढ़ा रहा है वो पढ़ा तो सही रहा है, मैं इस बात को नहीं कह सकता कि भाई सारे टीचर ख़राब होते हैं, लेकिन उनका जो पढ़ाने का वे ऑफ फॉर्मेट है वो कैसा है जी, PQRS है। PQRS मतलब कोई भी टीचर आपको थ्योरी बेस आपका नहीं पढ़ा रहा है। तो हम क्या है, सबसे पहली चीज़, PQRS जो है वो हाथों हाथ तो याद रहता है, लेकिन आफ्टर 1 आवर जो है हम इस चीज़ को क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या है, हम PQRS नहीं पढ़ेंगे। हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जी थ्योरी सेक्शन। जैसे हम क्या पढ़ते हैं, जैसे जो हम देखते हैं कि जो टीचर पेड क्लास में पढ़ाता है उसी फॉर्मेट में हम इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं कि जो हम पढ़ने वाले हैं कि वो दिल्ली पुलिस के लिए ही सफिशिएंट हो, कि दिल्ली पुलिस के लिए बेसिकली है। देखो, मोस्टली जो वीडियो बनेंगी वो बनेंगे तो दिल्ली पुलिस के हिसाब से, लेकिन अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या अदर SSC एग्ज़ाम की कंप्लीट कर रहे हैं, या किसी भी वनडे एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सफिशिएंट क्रैश कोर्स होगा जीएस का, जनरल अवेयरनेस का। तो हम इसी फॉर्मेट पे करेंगे कि भैया, जैसे अगर सपोज मानो हमारे जो हैं कि 50 नंबर का जीएस का फॉर्मेट होता है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि हमें लाना कितना है, 40+ नंबर लेके आने। और आप इस पहली क्लास से आप समझ जाओगे, जब आप ये पहली क्लास का सेशंस लोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ, ये क्लास जो है आपके लिए बेनिफिट है या नहीं है। अगर बेनिफिट होगी तो आप आगे कंटिन्यू करना, वरना अगर नहीं होगी तो आप यहीं पर छोड़ देना। और मेरा चैलेंज है कि अगर आपने ये सारी क्लासेस देख ली जो मैं जीएस का क्रैश कोर्स लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक, तो आपके 40+ नंबर आपके लेके आऊँगा, क्योंकि मेरे को लॉट्स ऑफ नॉलेज है अबाउट द SSC एग्ज़ाम की, कि SSC एग्ज़ाम जो है कैसे आप क्रैक कर सकते हैं, कैसी कैसी उसमें जनरल अवेयरनेस आती है। तो आप एक विश्वास के साथ हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर अभी आपने हमारा चैनल CPC एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भविष्य में आने के लिए, भविष्य में आपको अगर बेहतरीन जॉब पानी है तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। अगर आप देखो, सबसे पहली चीज़ है, क्योंकि एग्ज़ाम का पता नहीं है कि कौन सा एग्ज़ाम कम होगा, लेकिन दिल्ली पुलिस श्योर है कि आपका नवंबर में एग्ज़ाम होगा और आपके पास कितने हैं, 120 नंबर हैं। और मेरिट भी इस बार अगर आप देखोगे कि मेल को अगर बात करी जाए तो मेल को आपको 75+ नंबर लेके आने हैं, अबाउट ऑफ 100। ठीक, अगर आप 75 नंबर से कम लेके आते हो तो आप ये समझना कि आपका सिलेक्शन जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि लॉट्स ऑफ कंपटीशन है। ठीक है, एक
से एक बच्चा आपको पढ़ने वाला मिलेगा और इतनी बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं लोग कि आपको एक 75 नंबर तो आपको लेके आने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप फीमेल हैं तो आपको सीधी बात है 68 से अब नंबर तो आपको फीमेल में भी लाने पड़ेंगे। अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसी बैच को हम लॉन्च करने वाले हैं। ठीक, और क्या क्या खास बात होंगी और भी चीज़ें हम जानेंगे। अब देखो, जैसे अब मैं जीएस की हम बात करेंगे इसमें, और जीएस ही हमें पढ़नी है। जीएस में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें तो स्टार्ट करेंगे जी हिस्ट्री, फिर हम क्या करेंगे, दूसरी चीज़ हम फिर पढ़ेंगे जी पॉलिटी, फिर हम पढ़ेंगे जी आपका ज्योग्राफी, उसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर 4 इकोनॉमिक्स, उसके बाद हम 5वीं चीज़ हम पढ़ेंगे स्ट्रैटेजी, उसके बाद हम पढ़ेंगे जी आपका करंट अफेयर्स, उसके बाद हम 7वीं चीज़ हम कवर करेंगे साइंस। तो ये 7 चीज़ें हमें कवर करनी है। सबसे पहले मुझे जो कवर करनी है वो हिस्ट्री कवर करनी है, फिर मैं पॉलिटी को कवर करूँगा, फिर मैं ज्योग्राफी को कवर करूँगा, ठीक, फिर मैं इकोनॉमिक्स पे आऊँगा, इकोनॉमिक्स के बाद स्टैटिक जीके पढ़ाऊँगा, स्टैटिक जीके के बाद मैं करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगा और आपको पढ़ाऊँगा फिर मैं साइंस। तो इन 7 चीज़ों में हम क्या करने वाले हैं, पूरी की पूरी जीएस को हम कवर करने वाले हैं। और विश्वास करिएगा कि जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, और ये सब चीज़ें आपकी कब तक होंगी, 120 दिन के अंदर ही अंदर होंगी। ठीक, पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। आपको क्या देखनी होगी, आपको वीडियो देखनी होगी, और अगर आप नोट्स बना सकते हो तो उससे तो बेहतरीन चीज़ है नहीं, क्योंकि एक बार वीडियो देख लो, एक बार नोट्स देख लो, ठीक है, आपके सारी चीज़ें आपके नोट्स के अंदर होंगी। ठीक, तो इस चीज़ से हम क्या करेंगे, आपकी जीएस की को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जीएस आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा किसमें, दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेने के लिए। तो इसी चीज़ के हम क्या करने वाले हैं, बेहतरीन तैयारी करने वाले हैं। ठीक, तो अब जो है मैंने आपको सारा फॉर्मेट बता दिया है कि हम किस तरीके से आपको पढ़ने वाले हैं। अगर तब भी कोई आपका डाउट बचता है तो आप हमें जो है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैसेज करने के बाद आप हमसे जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप हमें लिख सकते हो। हम उस प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने का आपका तरीका बताएंगे, या आपको दिल्ली पुलिस की स्ट्रैटेजी चाहिए कि आपको किस तरह से क्रैक करना है, या किस तरह से आपकी अप्रोच होनी चाहिए, या आपके नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं कि आप 40 से 50 नंबर के बीच में अटके पड़े हो, या 50 से 55 नंबर के बीच में अटके पड़े हो, तो कैसे उसको आप बूस्ट कर सकते हो नंबरों को। तो अगर आपके ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं और आपसे अपनी सारी समस्याएं हमसे पूछ सकते हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए आज हम स्टार्ट करेंगे जी आपके दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल बैच की पहली क्लास। अब जो पहली क्लास है, तो मैंने बताया था कि सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं जी, हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो जब हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहली चीज़ हम देखो, किसी भी सब्जेक्ट को जब हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली उस सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है। ठीक, कि भैया उस सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, ठीक है, क्या उसका मतलब होता है। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भैया हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, भाई हिस्ट्री होती क्या है, तो हिस्ट्री होता है कि अतीत की चीज़ें, मतलब पुरानी चीज़ें जो होती हैं उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, आपका इतिहास कहलाता है। स्टडी ऑफ द पास्ट, दैट से हिस्ट्री, मतलब प्राचीन चीज़ों की जानकारी लेना ही क्या होगा, इतिहास कहलाता है। देखो, अगर कोई पूछे आपका फादर ऑफ हिस्ट्री, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ, तो फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, तो आप ध्यान रखना, हेरोडोटस जो हैं वो आपके फादर ऑफ हिस्ट्री हैं। मतलब इतिहास के पिता कौन है, आपका हेरोडोटस है। ठीक, अब देखो, पूरे के पूरे हिस्ट्री को मैं बेसिकली 3 पार्ट में आपका बांटूंगा। ठीक, कितने पार्ट में, 3। पहला आता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड को बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा आता है आपका ऐतिहासिक काल। अब पूरी हिस्ट्री को हम कैसे 3 पीरियड में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्टोरिकल पीरियड क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल। देखो, ऐसा मानव जिस समय उसको ना तो पढ़ने लिखने का ज्ञान था, ठीक है, ना उसको पढ़ना आता था, ना ही लिखना आता था, मतलब उसका जो पूरा का पूरा जीवन था वो डिपेंड होता था मांस पर।
उसको बोलते हैं, उस काल को बोलते हैं आपका प्रेगियातिक्स काल। मतलब ऐसा मानव जो मांस पर ही जीवन बिताता था, उस समय के मानव को क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिकल पीरियड में रखते हैं। आद्र ऐतिहासिक काल क्या होता है? देखो, आद्र ऐतिहासिक काल होता है मतलब आधा ऐतिहासिक काल। आद्र ऐतिहासिक काल क्या होता है कि ऐसा मानव जिसको भैया पढ़ना भी आता था, लिखना भी आता था, लेकिन उन्होंने क्या पढ़ा, ठीक है, उन्होंने क्या लिखा, उस चीज़ को हम अभी तक नहीं पढ़ पाए, उस काल के मानव को हम लिखते हैं आद्र ऐतिहासिक काल में। जैसे कि सिंधु सभ्यता, जैसे कि क्या, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता किस में आती है? आद्र ऐतिहासिक काल में। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे जी ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या होता है? ऐतिहासिक काल को मैं 3 भागों में पढ़ूंगा। मतलब यहाँ के मानव को पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है, उन्होंने क्या पढ़ा वो हमें पता है, उन्होंने क्या लिखा वो भी हमें पता है। ऐसे काल को बोलते हैं ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक, और इसे मैं बांटूंगा आपका प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में और आपका आधुनिक भारत में। मतलब एनिसेंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और आपका मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के इन तीनों के पार्ट को। और एक बात बतानी मैं भूल गया था कि जो हिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं उसमें अपडेट कंटेंट भी मिलेगा। अपडेट मीन्स जो भी अगर दिल्ली पुलिस में पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, ठीक, प्लस सीजीएल वगैरह के एसएससी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है वो भी आपके क्या होंगे, इस वीडियो के अंतर्गत आपके होंगे। तो भी तो आपकी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड। क्या पढ़ने वाले हैं जी? प्री हिस्टोरिकल पीरियड। तो प्री हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में मैंने अभी बताया भी था आपको कि ऐसा मानव जिसको ना तो पढ़ना आता था और ना ही लिखना आता था, उसका पूरा का पूरा जो है जीवन जो है वो किस पर व्यतीत होता था, मांस पर। ठीक, और प्री हिस्टोरिकल पीरियड में हम रखते हैं जी किसको, पाषाण काल को हमने बांटा हुआ है। और पाषाण काल की बात करूं तो भैया 4 आपके पाषाण काल हैं। पहला होता है पुरा पाषाण काल, दूसरा हम रखते हैं मध्य पाषाण काल, फिर होता है नव पाषाण काल और फिर आता है जी आपका ताम्र पाषाण काल। पहला पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल और चौथा होता है जी आपका ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल का सबसे पुराना या जिसमें मानव जो है वह समय जब मानव जो है कि स्टार्टिंग हो उसे बोलते हैं, या इतिहास का आरंभिक समय जो है वो सब किस में रखते हैं, तो स्टार्टिंग समय रखते हैं पुरा पाषाण काल में। यहाँ का जो मानव था इसको आदि मानव कहा जाता था। क्या बोलते थे? आदि मानव आपका कहते थे। क्यों कहते थे इसको आदि मानव? क्योंकि इसका पूरा का पूरा जीवन जो था वो मांस पर ही निवेश करता था। और भैया मांस कैसे खाते थे? तो ये पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। किसका इस्तेमाल करते थे? पत्थरों का। भाई पत्थरों के औजार बनाए, कोई जानवर दिखा उस पर मार दिया। ठीक, तो इस चीज़ में क्या हुए थे आपका, ये सब किस में आता है, पुरा पाषाण काल में। लेकिन पुरा पाषाण काल में एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ क्या हुई, यहाँ पर किस चीज़ की खोज हुई थी, आग की आपकी खोज हुई थी। किस चीज़ की? आग की खोज। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भैया पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी है, तो हमने सबसे बड़ी जो उपलब्धि हासिल करी थी वो हासिल करी थी जी आपकी आग की खोज। और एक बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा पिछले साल एसएससी सीजीएल 2022 में कि शुतुरमुर्ग जो है उसकी खोज कहाँ हुई थी। शुतुरमुर्ग जो है सबसे पहले वो आपका कहाँ देखा गया था, तो शुतुरमुर्ग जो है सबसे पहले किस काल में देखा गया था, तो वो काल था आपका कौन सा, पुरा पाषाण काल। ठीक, सीजीएल 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल मतलब बीच का। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, आप देखो जैसे मनुष्य जो है जानवरों को मारता था। अब भाई किसी चीज़ को आप मारोगे तो जानवरों को
पता चल जाता है कि हाँ मनुष्य इस तरीके से मारता है। तो जानवर क्या हो गए, सतर्क हो गए। तो अब मनुष्य को मारने के लिए, जानवरों को मारने के लिए कुछ और तरकीब अपनानी पड़ी। तो मनुष्य ने क्या करा, पत्थरों के औजार बनाए और औजारों में से पत्थरों के नुकीले नुकीले औजार बनाए गए, जिन्हें क्या बोलते थे, माइक्रोलिथ कहा जाता था। मतलब किस काल में पत्थरों के छोटे छोटे औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता था, दैट इज आपका मध्य पाषाण काल। और यह मध्य पाषाण काल में जो सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है, जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ा कार्यक्रम कौन सा होता है, शादी विवाह का। मध्य पाषाण काल में सबसे बड़ा जो कार्यक्रम था वो था जी आपका किसका, अंतिम संस्कार का। मतलब अगर किसी को दावत वगैरह खानी होती थी तो उसको किस चीज़ में जाना होता था, मध्य पाषाण काल में। क्योंकि मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा जो फेस्टिवल होता था वो किसी के मरने का आपका होता था। फिर आता है नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मनुष्य जो था वो आपका बहुत ज़्यादा आपका क्या हो गया था, थोड़ा थोड़ा डेवलप होने लगा था। यहाँ पर हमें कृषि के प्रमाण भी आपके मिले हैं। और बहुत बार ये पूछा गया है कि भैया कृषि के साक्षर सबसे पहले भारत में कहाँ से मिले हैं। तो भैया कृषि के सबसे बड़े साक्षर जो हैं वो सबसे पहले मिले थे आपके मेहरगढ़ से। कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ जो है इसमें दो चीज़ के मिले थे, गेहूँ के और जौ के। किसके, गेहूं के और जौ के। पहले जो है गेहूं को गोधुन बोलते थे और जौ को बोला जाता था यब। अब बात ये आती है कि मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया अनाज कौन सा था, तो भैया वो जौ है। मतलब मनुष्य ने सबसे पहले जिस अनाज को खाया वो आपका अनाज कौन सा है, तो वो है जी आपका जौ। दूसरा, मनुष्य द्वारा सबसे पहला पाला गया जो आपका पशु था वो कौन सा था जी, आपका कुत्ता था। कौन सा था, कुत्ता। और नवपाषाण काल में ही मानव के कंकाल जो है, मानव के साथ जानवर के कंकाल जो हैं वो आपके मिले थे दमदमा से। दमदमा से क्या मिला, मानव के कंकाल दफनाने के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं, नवपाषाण काल से। और नवपाषाण काल में भैया घर के निर्माण भी मिला है। मतलब गृह आवास जो है, लोगों के घर बने होते थे, तो ये मिले थे आपके बुर्ज होम से। बुर्ज होम पड़ता है आपका कश्मीर में। तो कश्मीर में क्या मिले थे, लोगों के घरों के प्रमाण आपके मिले थे। उसके बाद आता है चौथा और लास्ट आपका ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल क्या होता है, तो ताम्रपाषाण काल में आपका खोज हुई थी जी आपकी किसकी, तांबे की आपकी खोज हुई थी। किसकी, तांबे की आपकी खोज हुई ताम्रपाषाण काल में। तो इतना आपको याद रखना है बस, किससे, पाषाण काल से। एक बार मैं आपका रिवीजन करा देता हूँ, तो इसको रफ कर देता हूँ सारा। तो अगर मैं देखूँ आपको कि भैया ताम्रपाषाण काल में क्या क्या मिला, ठीक, या हिस्टोरिकल पीरियड से आपका क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि भैया एक बात बताओ कि आग की खोज सबसे पहले कहाँ हुई, तो आप आंसर दोगे कि भैया आग की खोज जो हुई है वो हुई है जी आपकी पुरापाषाण काल में। ठीक। दूसरा, शतुरमुर्ग जो है इसके चिन्ह कहाँ से मिले थे, तो शतुरमुर्ग के भी पुरापाषाण काल। मध्य पाषाण काल से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि पत्थरों के जो छोटे छोटे औजार होते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं, तो उन्हें बोलते हैं माइक्रोलिथ। ठीक। कृषि के प्रमाण कहाँ से मिले, तो नवपाषाण काल में। और कृषि में क्या क्या मिला था, कृषि के प्रमाण मिले थे मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ से क्या क्या मिला था, गेहूं मिला था और जौ मिला था। और मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज कौन सा जिसका इस्तेमाल करा हमने, वो जौ था। मनुष्य के साथ पहला पालतू, मनुष्य ने सबसे पहले पालतू पशु कौन सा पाला, कुत्ता पाला। और मानव के साथ कंकाल के दफनाने के जो प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, दमदमा से। और गृह आवास मतलब घर के प्रमाण जो मिले हैं वो मिले हैं जी आपका बुर्ज होम से। नेक्स्ट, तांबे की खोज कहाँ हुई, तो ताम्रपाषाण काल में आपकी हुई थी। बस इतनी चीज़ याद रखनी है आपको, किससे, प्री हिस्टोरिक पीरियड से। इससे बाहर एग्जाम में इस टॉपिक से नहीं आएगा। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आद्र ऐतिहासिक काल। तो आद्र ऐतिहासिक काल की अगर मैं बात करूं तो आद्र ऐतिहासिक काल क्या है, इस समय के मानव को पढ़ना तो आता था,
ठीक, लिखना भी आता था, लेकिन उसने क्या पढ़ा, उसने क्या लिखा, वो चीज़ हम नहीं समझ सकते। और आद्य ऐतिहासिक काल में आती है जी आपकी क्या, सिंधु सभ्यता। ठीक, सिंधु सभ्यता की अगर बात करूं तो विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता जो है वो सबसे पहली कौन सी है, सिंधु सभ्यता। और दूसरी चीज, अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई विश्व की सबसे पहली सभ्यता कौन सी है, तो वो है जी आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता। मतलब विश्व की सबसे पहली सभ्यता कौन सी है, नगरीय सभ्यता आपकी सिंधु सभ्यता है। और विश्व की सबसे पहली सभ्यता कौन सी है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। सिंधु सभ्यता की अगर बात करूं तो सिंधु सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 2500 बीसी से और 1750 बीसी तक आपका क्या है, सिंधु सभ्यता है। और सिंधु सभ्यता भारत और पाकिस्तान में आपका फैली हुई है। सिंधु सभ्यता के अगर आकार की बात करूं तो सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो कैसा है, त्रिभुजाकार है। कैसा है, त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता की अगर बात करूं कि भैया सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था, तो यहाँ पर जो समाज हमें देखने को मिलेगा वो मात्र सतात्मक मिलेगा। मतलब यहाँ जो थी आपकी पिता को प्राथमिकता नहीं दी जाती थी, यहाँ पर आपकी जो जानकारी मिलती थी या सबसे प्राथमिकता दी जाती, प्रायोरिटी दी जाती थी, वो आपकी माता को दी जाती थी। जैसे आज के समाज जो है हमारा, वो कैसा समाज है, तो वो पितृ सत्तात्मक समाज है। क्यों, जब हम देखते हैं कि हमसे हर बार कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पिता कौन है, ये कोई नहीं पूछता कि आपकी माता का नाम बताओ। तो हमारा समाज कैसा है, पितृ सत्तात्मक है। लेकिन सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था, मातृ सत्तात्मक है। अच्छा, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, और सिंधु सभ्यता को सिंधुई सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सभ्यता जो है वो सिंधु नदी पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। और सिंधु सभ्यता का जो खोजा गया पहला स्थल था वो हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करी जाए कि सिंधु सभ्यता जो है इसकी सबसे पहले खुदाई किसने करी, तो बहुत बार तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि सिंधु सभ्यता की जो खुदाई है वो एक व्यक्ति आपको याद रखना है, दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी जो था सिंधु सभ्यता की खुदाई करने वाला आपका पहला व्यक्ति था। सिंधु सभ्यता पूरे आकार में देखा जाए तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में आपका फैली हुई है। सिंधु सभ्यता की अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता, ठीक है, इसका जो व्यापार होता था वो विदेशों तक आपका इसका व्यापार भी होता था। ठीक है, यहाँ पर आपको बंदरगाह भी देखने को मिलेंगे। सिंधु सभ्यता अपने नगर के लिए सबसे बड़ी फेमस थी। मतलब नगर क्यों, क्योंकि ये जो किसी नगर को बसाते थे तो वहाँ की सड़कें जो थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। नालियाँ जो होती थी वो ढकी हुई होती थी। ठीक है, दरवाजे जो थे वो रोड की तरफ खुलते थे, और सड़कें जो बनती थी वो पूरब से पश्चिम के लिए बनती थी। रीज़न क्या था, क्योंकि अगर हवा हमेशा पूरब से पश्चिम चलती है तो किधर से भी हवा चलेगी आपका क्या होगा, इनकी जो सड़कें होंगी वो आपकी हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी। इसलिए आपकी सिंधु सभ्यता जो थी वो अपने नगर नियोजन के लिए बड़ी सबसे ज़्यादा फेमस थी। ठीक, अगर मैं बात करूं जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि भैया सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो कैसा है, त्रिभुजाकार है। ठीक, यहाँ की सड़कें एक दूसरे को कितने पे काटती हैं, 90 डिग्री पर काटती हैं। सिंधु सभ्यता किस लिए फेमस है, अपने नगर नियोजन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली कैसी है, नगरीय सभ्यता है। तथा विश्व की सबसे पहली सभ्यता कौन सी है, मेसोपोटामिया की आपकी सभ्यता है। ठीक, सिंधु सभ्यता पर एक सींग वाले जानवर के आपके क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। मतलब सिंधु सभ्यता पर की जो मोहरें मिली हैं उस पर एक सींग वाले जानवर के क्या मिले हैं, चित्र मिलते हैं। और एक सींग वाला होता है गैंडा। क्या होता है जी, गैंडा। और अगर बहुत बार ये पूछा जाता है कि भारत में एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, तो असम में पाया जाता है। और एक नेशनल पार्क है काजीरंगा। कौन सा पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, जहाँ पर एक सींग वाला गैंडा आपका पाया जाता है। ठीक, सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी, ठीक
ठीक, वो आपकी भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक का मतलब कैसा है कि इनकी लिपि से क्या टपकते थे, भाव टपकते थे। जो चित्र हम देखते थे उससे क्या टपकते थे, आपके भाव टपकते थे। इनकी लिपि को अब तक नहीं पढ़ा जा चुका है। जैसे हम जो हैं वो बाएं से दाएं लिखते थे, लिखते हैं नहीं, लेकिन ये लोग जो थे वो कैसे लिखते थे, आपके दाएं से बाएं आपका लिखते थे। ठीक, और पर जानते हैं। ठीक, सिंधु सभ्यता की अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो मात्र सतात्मक था। मतलब यहाँ किसको प्राथमिकता दी जाती थी, माता को आपका प्राथमिकता दी जाती थी। सिंधु सभ्यता का आकार जो है वो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आशय था कि जिससे अर्थव्यवस्था चलती थी वो क्या था जी, आपका कृषि था। मतलब सिंधु सभ्यता का जो मुख्य आधार था चलाने का वो क्या था, आपका कृषि था। सिंधु सभ्यता के लोग कभी भी युद्ध से परिचित नहीं थे, ना ही वो कभी युद्ध लड़ते थे, ना ही उन्हें तलवारों का ज्ञान था। ठीक, सिंधु सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो आकार त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में क्या है, तो सिंधु सभ्यता के उत्तर में है जी मांडा। क्या है, मांडा। और मांडा किस नदी पर है, तो आपको ध्यान रखना है चेनाब नदी पर है जी आपका मांडा। किस नदी पर है, चेनाब। अगर मैं दक्षिण की बात करूं तो सिंधु सभ्यता के दक्षिण में है दाइमाबाद। ठीक, मांडा जो है आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है जी। ठीक, और दाइमाबाद पड़ता है जी महाराष्ट्र में। मतलब उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दाइमाबाद तक आपका फैली हुई है। और दाइमाबाद जो है वो प्रेबरा नदी पर है। किस नदी पर है, प्रेबरा नदी पर है आपका दाइमाबाद। ठीक, उसके अगर मैं बात करूं कि पूरब में क्या है सिंधु सभ्यता के, तो सिंधु सभ्यता के पूरब में है आलिमगीरपुर। क्या है, आलिमगीरपुर। और आलिमगीरपुर जो है ये पड़ता है यूपी के मेरठ में। ठीक, उसके बाद अगर मैं आलिमगीर की पूर्व की बात करूं तो ये पड़ता है जी आपका हिंडन नदी पर। किस नदी पर, हिंडन नदी पर। और पश्चिम में क्या पड़ता है, तो पश्चिम में पड़ता है सुतकेंडोर। क्या पड़ता है, सुतकेंडोर। और सुतकेंडोर जो है ये पड़ता है जी आपका दासक नदी पर। किस नदी पर पड़ता है, दासक नदी पर। मतलब उत्तर में मांडा, दक्षिण में दाइमाबाद, पूरब में आलिमगीरपुर और आपका सुतकेंडोर कहाँ पर, आपका पश्चिम में। और मांडा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। दाइमाबाद आपका महाराष्ट्र में, आलिमगीर यूपी में और सुतकेंडोर आपका पाकिस्तान में। ठीक, मांडा किस नदी पर है, चेनाब नदी पर है। ठीक है, आलिमगीरपुर किस नदी पर है, तो आपका आलिमगीरपुर है हिंडन नदी पर। दाइमाबाद आपका प्रेबरा नदी पर है। और सुतकेंडोर किस नदी पर है आपका, तो ये है जी आपका दाशक नदी पर। इतनी चीज़ आपको आई होप याद हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि देखो इस सभ्यता में जानने के लिए सबसे बड़ा स्रोत होता है कि यहाँ के जो स्थल मिले हैं हमें, इनकी जो खोज हुई है, यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें आपकी मिली हैं। तो सबसे पहले हम स्थल की बात करेंगे हड़प्पा की। देखो हड़प्पा की क्यों करें, क्योंकि सिंधु सभ्यता का सबसे पहला अगर कोई स्थल खोजा गया है तो वो आपका हड़प्पा ही है। हड़प्पा की अगर मैं बात करूं तो हड़प्पा की खुदाई करी थी दयाराम साहनी ने। मतलब सिंधु सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला स्थल हड़प्पा है। और हड़प्पा की खुदाई किसने करी, दयाराम साहनी ने। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे आपका स्थित है। और अगर मैं बात करूं हड़प्पा पड़ता कहाँ है, तो भैया ये पाकिस्तान में पड़ता है। और पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है मांड गोबरी जिला। ठीक है, गोभी गलत लिख दिया मैंने। ये जगह जो पड़ती है ये पड़ती है मांड गोबरी। क्या है, गोबरी। ठीक है, तो मांड गोबरी जिला पड़ता है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान के पास। तो यहीं पर पड़ता है आपका हड़प्पा। और हड़प्पा से क्या क्या मिला, तो भैया यहाँ से हमें RS-37 क्या मिला था, कब्रिस्तान मिला है। ठीक, कब्र वगैरह मिली है। लकड़ी का ताबूत मिला था जिसमें भैया दफनाते थे। अन्नागार मिला है। ठीक है, ठीक, क्या मिला है, अन्नागार मिला है। उसके बाद हमें याद रखना है श्रमिक आवास भी यहाँ से मिले हैं। श्रमिक आवास भी आपके मिले हैं कहाँ से, हड़प्पा से। ठीक है, तो क्या याद रखना है, दयाराम साहनी ने इसकी खोज करी, रावी नदी पर है, पाकिस्तान में पड़ता है, RS-37 कब्रिस्तान, लकड़ी का ताबूत, अन्नागार और सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो की। किसकी बात करेंगे जी, मोहनजोदड़ो की। तो अगर मैं मोहनजोदड़ो की बात करूं
ठीक, किसकी? मोहनजोदड़ो की। देखो मोहनजोदड़ो जो है वो हड़प्पा के बाद खोजा गया आपका दूसरा स्थल है और इसकी खुदाई जो है वो रासल दास बनर्जी, जिसे हम आरडी बनर्जी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने की है और यह भी आपका पाकिस्तान में पड़ता है। और सिंधु सभ्यता का अगर कोई आपसे पूछे कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर बताओ, तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर पड़ता है आपका मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो जो है इसे मृतकों का टीला भी आपका कहते हैं। किसे? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। और अगर पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो सबसे बड़ा स्थल पड़ता है जी आपका धोलावीरा। और धोलावीरा कहाँ है? तो ये पड़ता है आपका गुजरात में। और भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो वो है जी आपका बनवाली। कौन सा है? बनवाली। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में कौन सा है? बनवाली। और सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? धोलावीरा। अब देखते हैं सिंधु मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला। देखो भैया, आवास मिले थे, घर बने के प्रमाण मिले, घर में कुएं के प्रमाण भी आपके मोहनजोदड़ो से मिले, विशाल स्नान घर मिला था, सबसे बड़ी चौड़ी सड़क आपकी मोहनजोदड़ो की थी और यहाँ से पशुपति शिव की क्या मिली थी? मूर्ति मिली थी। और यहाँ का अन्नागार था। जो अन्नागार है सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी, अगर कोई इमारत पूछे कि कौन सी है, तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो है वो आपकी अन्नागार है। क्या क्या? स्नान घर, ठीक है, उसके बाद सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो की, पशुपति शिव की मूर्ति, अन्नागार। ये सब कहाँ से मिला है आपका? तो ये सब देखने को मिलेगा आपका मोहनजोदड़ो से। ठीक, उसके बाद हम चलेंगे जी आपका एक शहर आता है, ठीक है, जिसका नाम जो है आपका, जिसकी खुदाई जो है वो गोपाल मजूमदार ने की थी और ये पड़ता है आपका सिंधु सभ्यता पर। कौन सा पड़ता है? सिंधु सभ्यता पर। और इस शहर का जो नाम है, उस शहर का नाम है चुंदहोदड़ो। तो चुंदहोदड़ो जो है इसकी खुदाई हुई थी 1931 में और इसकी खुदाई जो थी 1931 में हुई और इसकी खुदाई करने वाला पहला व्यक्ति जो था, या जिसकी खुदाई किसने करी चुंदहोदड़ो की, तो गोपाल मजूमदार ने चुंदहोदड़ो की खुदाई करी थी। अब यहाँ से हमें क्या क्या मिला? देखो, चुंदहोदड़ो से हमें मेकअप सामग्री मिली थी, जैसे लिपस्टिक, शीशा, कंघा, यहाँ से हमें मेकअप सामग्री आपकी मिली है। दूसरी चीज, यहाँ से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर के चिन्ह आपका मिले थे। तो बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर के चिन्ह जो हैं वो कहाँ से हमें प्राप्त हुए? तो ये सब हमें प्राप्त हुए थे चुंदहोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुए थे? चुंदहोदड़ो। उसके बाद हम दूसरे शहर पर पहुँचते हैं, रोपण। देखो, अगर मैं रोपण की बात करूं तो रोपण जो है पंजाब में पड़ता है और 1953 आपने देख ही लिया होगा। और 1953 देखते बात याद आई होगी कि भैया हम तो उस समय क्या हो गए थे? आज़ाद। हम आज़ाद कब हुए? 1947 में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? 1950 में। मतलब आज़ादी के बाद खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? रोपण था। और रोपण किस नदी के किनारे पड़ता है? सतलज नदी के किनारे आपका पड़ता है। किस नदी के किनारे है? सतलज। और इसकी खुदाई किसने करी थी? यज्ञदत्त शर्मा ने करी थी। मतलब रोपण जो है आपका सतलज नदी पर है, आज़ादी के बाद खोजा गया पहला स्थल था और आपकी इसकी खुदाई किसने करी? यज्ञदत्त शर्मा ने आपकी की। बस इतनी चीज़ याद रखनी है आपको रोपण से। नेक्स्ट आता है बनवाली। बनवाली पड़ता है जी आपका हरियाणा में और भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो आपका बनवाली है और उसकी खुदाई करी थी आपकी रविंदर सिंह बिष्ट ने। और सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर भी बनवाली है जिसके पास कोई भी नदी नहीं है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के प्रत्येक शहर के पास कोई ना कोई क्या है? आपकी नदी है। तो एकमात्र शहर जिसके पास कोई भी नदी नहीं है वो कौन सा है? आपका बनवाली। और भारत का सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बनवाली।
उसके बाद नेक्स्ट पर पहुंचते हैं कालीबंगा। कालीबंगा की बात करूं तो जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले आपके? कालीबंगा से। कालीबंगा की अगर मैं बात करूं तो घग्गर नदी के किनारे पड़ता है कालीबंगा, और राजस्थान में पड़ता है कालीबंगा। कालीबंगा जो है ये राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है हनुमानगढ़, वहाँ पर पड़ता है आपका कालीगंगा। ठीक, जुते हुए खेत के साक्षर है। कभी कभी एग्जामिनर ये पूछ लेगा कि भाई हल के प्रमाण कहाँ से मिले, तो जहाँ से खेत जुता वहीं से तो आपके क्या मिले थे? प्रमाण मिले थे। तो याद रखना है कि जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले? आपके कालीबंगा से मिले। नेक्स्ट पड़ता है जी आपका धोलावीरा। धोलावीरा मैंने बताया था अभी कहाँ पड़ता है? गुजरात में, और यह गुजरात में स्थित है धोलावीरा। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या क्या मिला? तो यहाँ से जो हमें प्रमाण मिले हैं वो आपके प्रमाण मिले हैं कलश के, और घोड़े की हड्डी मिली थी। ठीक, घोड़े के अस्थि पंजर आपके धोलावीरा से मिले। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? धोलावीरा। कौन सा है जी? धोलावीरा। नेक्स्ट अब हम पहुंचते हैं लोथल। लोथल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह कौन सा था? तो भैया वो लोथल है। सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? लोथल। और लोथल जो है बहुत बार ये पूछा गया है कि लोथल पड़ता कहाँ है? गुजरात में, और किस नदी के किनारे है? तो भैया भोगवा नदी के किनारे है। तो जब एकमात्र बंदरगाह है, पोर्ट है, तो भैया यहाँ से क्या होता था? भैया व्यापार भी आपका होता था। और यहाँ से कौन सी मोहरें मिली हैं? पारस की मोहरें आपकी मिले। लोथल एकमात्र बंदरगाह सिंधु सभ्यता का, भोगवा नदी पर है, गुजरात में है, और विदेश व्यापार के संकेत आपका देता है। नेक्स्ट आता है जी आपका रंगपुर। रंगपुर की अगर मैं बात करूं तो ये भी भैया गुजरात में है। कहाँ पर है जी? गुजरात में है। और यहाँ से जो है आपके वो मिले थे आपकी धान की भूसी के प्रमाण जो हैं वो आपके कहाँ से मिले थे? रंगपुर से ही आपका मिले थे। बस इतनी चीज़ याद रखनी है आपको रंगपुर से। अब देखो, अभी जो 2-3 साल में आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं सिंधु सभ्यता से, वो हम कवर कर लेते हैं। पहला, पुरा पाषाण काल में शतुरमुर्ग पाए गए थे। मतलब बहुत एसएससी सीजीएल 2022 में क्वेश्चन पूछा कि बताओ शतुरमुर्ग के प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिले? तो शतुरमुर्ग के सबसे पहले प्रमाण जो थे वो आपके पुरा पाषाण काल में। और ऐसे अगर तुमसे पूछ ले कि भारत में मानव का सबसे पहला प्रमाण किस नदी पर मिला है, तो याद रखना है नर्मदा नदी पर। मतलब मानव का सबसे बड़ा जो प्रमाण है, ठीक है, मानव के अस्तित्व का प्रमाण मिला वो किस नदी पर मिला है? तो नर्मदा नदी पर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया कि बताओ भाई दाऊजली हेडिंग से हड़प्पा सभ्यता में मेडाइट पत्थर पाए गए। दार्जिलिंग जो है जगह है, वहाँ से कौन से पत्थर पाए गए थे? मेडाइट पत्थर पाए गए थे। ठीक, कहाँ से? मेडाइट पत्थर। नेक्स्ट, पुरातत्व के अनुसार हड़प्पा नगरों में पश्चिम का जो हिस्सा होता था वो छोटा होता था और ऊंचा होता था। ये नगर आपके दुर्ग कहलाते थे। ठीक, मतलब एक ऐसा हिस्सा बनाया था, पश्चिम का हिस्सा तो छोटा होगा और ऊंचा होगा, उन्हें क्या बोलते थे? दुर्ग बोलते थे। जैसे सिंधु सभ्यता का एकमात्र दुर्ग शहर जो है वो चुंदहोदड़ो है। कौन सा है जी? चुंदहोदड़ो। ठीक, उसके बाद सिंधु सभ्यता जो है इसमें तांबे की खोज नहीं हुई। तांबे की खोज कहाँ हुई थी? ताम्र पाषाण काल में हुई थी। तो भैया सिंधु सभ्यता ने किसकी खोज कर दी? तो भैया सिंधु सभ्यता ने जो खोज करी थी वो कपास की खोज करी थी। तो कपास की खोज किसने करी? सिंधु सभ्यता ने। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल जो है बोनल दर्रे के पास स्थित है। बहुत बार ये क्वेश्चन मिला, एसएससी सीजीएल 2022 में आया था, और एक बार दिल्ली पुलिस ने पूछा कि हड़प्पा का कौन सा स्थल जो है वो बोनल दर्रे के पास स्थित है। तो इसका आंसर आएगा मेहरगढ़। और अभी मैंने तुम्हें बताया था मेहरगढ़ के बारे में कि मेहरगढ़ से भैया कृषि के प्रमाण मिले, और कृषि में किसके? गेहूं के और जौ के। और भैया सबसे पहले मानव ने कौन सा अनाज उपयोग करा था खाने में? तो भैया वो जौ करा था। ठीक, नेक्स्ट, हड़प्पा की अधिकांश मोहरें जो थी वो किससे बनी हुई थी? तो वो सिलखड़ी से आपकी बनी हुई है। किससे? सिलखड़ी से। और कपास की खोज किसने करी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कपास की आपकी खोज आपकी करी है। ठीक, उसके बाद
एक चीज़ और याद रखनी है सिंधु सभ्यता से, 8वां पॉइंट जो आपको याद रखना है कि भैया सिंधु सभ्यता में सिक्के किस चीज़ के जारी हुए थे, तो टेराकोटा के सिक्के जारी हुए थे। किसके? टेराकोटा के जो सिक्के थे वो सिंधु सभ्यता में जारी हुए। और टेराकोटा का सिक्का किस चीज़ का बना हुआ था? मिट्टी का। किस चीज़ का? मिट्टी का। तो ध्यान रखना कि सिंधु सभ्यता में जो सिक्के थे वो किस चीज़ के बने होते थे? टेराकोटा के। अभी तक तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि तांबे की खोज ताम्रपाषाण काल में, कपास की खोज सिंधु सभ्यता में। अभी तक हमें किस चीज़ की खोज नहीं हुई है? लोहे की खोज हमें नहीं हुई है। तो आज हम इतना ही रखेंगे सिंधु सभ्यता तक। तो ये हमारी पहली क्लास थी। तो पहली क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है, तो हमें जो है आपका कमेंट बॉक्स में आपका बताना है, ठीक है, कैसी आपको एक क्लास लगती है, इस चीज़ के बारे में बताना है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको बस इतना ही करना है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या अदर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और उन्हें बताइए कि भाई देखो बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी पढ़ाया जा रहा है। और इसमें अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके 40+ नंबर जो हैं वो कंपलसरी आपके आने हैं। और मैं बीच बीच में ये नहीं कहूँगा कि भाई सब्सक्राइब कर लो या भैया लाइक कर दो वीडियो को या वीडियो को शेयर कर दो। मैं ये बात आपको पहले भी बोलूँगा शुरू में और एक बार लास्ट में बोलूँगा। वो आपके ऊपर चीज़ है, जब आपके लिए मेहनत हो रही है तो मुझे विश्वास है आप वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, ये मुझे आप पर विश्वास है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं क्लास नंबर 2 में, लेकिन उससे पहले हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये क्लास अब कैसी आपको लगी है। तो चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।